कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूं। मैं पिछले 8 दिनों से क्वारंटाइन पीरियड में रह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ कारणों की वजह से अपने घर आया था। मेरा कोविड टेस्ट नेगेटिव आया था और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अपने अपने स्तर पर जारी रखे हुए होंगे। तो हम लोग गैर संवैधानिक संस्थाओं को पढ़ रहे थे। आज हमारा गैर संवैधानिक संस्थाओं पर 12वां लेक्चर है। आज का जो विषय है वो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। याद रखिए, ये वाला विषय आपकी मुख्य परीक्षा का विषय है, यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा का विषय है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। प्रारंभिक परीक्षा के अंदर जो आयोग वाली श्रृंखला है उसके अंदर इस आयोग का उल्लेख किया नहीं गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा में सवाल नहीं पूछे जा सकते। अगर जब भी आपकी परीक्षा होगी उस समय अगर ये चर्चा में हो किसी भी कारण से, तो आपसे सवाल अवश्य पूछा जा सकता है, लेकिन मुख्य परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। और ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, दोनों के अंदर उल्लेखित किया गया है। तो आज तक इस पर शायद एक ही सवाल पूछा गया है। मैं 4 सवालों का उल्लेख करता हूं जो मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा आयोग से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला सवाल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य क्या है? आखिर प्रतिस्पर्धा आयोग के गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के उद्देश्य क्या है? 3 अंक में। दूसरा सवाल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब हुआ और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा सकता है 3 मार्क्स पे। तीसरा सवाल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की संरचना बताएं और इसके वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी बताएं। ये चौथा वाला सवाल आपसे जरूर पूछा जा सकता है, यानी इन चारों सवालों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। हालांकि मैंने इसमें ब्रैकेट में 5, 6, 11, 15 लिखा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि ये सवाल 5 या 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका अथवा कार्यों का उल्लेख करें। ठीक, ये 4 सवाल मुझे लगते हैं कि आपकी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। हालांकि हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को विस्तार से पढ़ेंगे, इन सभी सवालों के उत्तर तो आपको मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अन्य कोई भी सवाल होगा तो उसका उत्तर भी आपको मिल ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। सबसे पहले, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की आवश्यकता क्यों है, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि प्रतिस्पर्धा क्या होती है। हम लोग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो भी सबसे बेहतर होते हैं फाइनली वो चयनित हो पाते हैं। सामान्यतः हमारे मन में प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य वही है। यहां पर प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है, हम इसे 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। एक को हम कहते हैं नकारात्मक प्रतिस्पर्धा और दूसरे को कहते हैं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। नकारात्मक, सकारात्मक। अब सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से तात्पर्य है कि जब मान लीजिए कि कोई 2 संगठन है, वो 2 संगठन आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं ताकि जो उपभोक्ता हैं उन्हें बेहतर सुविधाएं सस्ते दामों पर दे पाएं और साथ में वो संगठन भी फायदा कमा पाए। यानी संगठन का भी फायदा हो और कंज्यूमर उपभोक्ताओं का भी फायदा हो। इसे हम बोलते हैं सकारात्मक प्रतिस्पर्धा। लेकिन नकारात्मक प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि जब एक संगठन अपने फायदे के लिए, केवल अपने फायदे के लिए काम करे, उपभोक्ताओं को और दूसरे संगठनों को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम बोलते हैं नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां पाई जाती हैं, यानी संचार देने वाली कंपनियां पाई जाती हैं, जैसे रिलायंस जियो है, आइडिया है, वोडाफोन है, एयरटेल है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमें संचार की सुविधाएं देती हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो अपने उत्पादों को बहुत सस्ता कर देती है। मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, उसने अपने ग्राहकों को लुभाने के लिए, अपने ग्राहकों को अपनी ओर खींचने के लिए सभी सुविधाओं को सस्ता कर दिया। और
उन्होंने सस्ता किया तो फिर दूसरी कंपनियों को भी सस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरी कंपनियां सस्ता नहीं करेंगी तो उनके जो कंज्यूमर हैं, उनके जो उपभोक्ता हैं, वो सस्ती कंपनी की ओर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस जियो जब आई थी तो उन्होंने अपनी सभी सेवाओं को, उत्पादों को बहुत सस्ता कर दिया था। वर्तमान में इस समय सबसे ज्यादा उपभोक्ता रिलायंस जियो के ही है, और उसी देखा देखी में बाकी कंपनियों ने भी, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, उन्होंने भी अपने उत्पादों को सस्ता किया। तो इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा कंज्यूमर को हुआ, उपभोक्ता को हुआ, कंपनियों को तो हुआ ही, संगठनों को तो हुआ ही। ये सकारात्मक प्रतिस्पर्धा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि रिलायंस जियो उत्पादों को इतना सस्ता कर दे कि बाकी कंपनियां उतना सस्ता कर ही नहीं पाए, और धीरे 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 बाकी जो कंपनियां हैं वो उस क्षेत्र से बाहर हो जाए, उनका दिवालिया घोषित हो जाए, वो बैंकक्रप्ट हो जाए, और आखिरी के अंदर केवल एक ही कंपनी बचे, और वो फिर सेवाओं को महंगा कर दे और मन माने कीमतों पर उपभोक्ताओं से पैसा वसूल करे, तो ये होती है नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। यानी जब कोई संगठन, कोई कंपनी इस उद्देश्य से व्यापार करती है, इस उद्देश्य से अपनी सेवाओं को देती है ताकि उस क्षेत्र की सभी कंपनियों को उस क्षेत्र से बाहर कर दरकिनारे कर उनको बंद करवाकर बाद में एक छत्र, एकाधिकार स्थापित कर ले, तो और बाद में उपभोक्ताओं को अपने मनमाने कीमतों पर अपने सेवाओं को बेचे, तो वो होती है नकारात्मक प्रतिस्पर्धा। तो अब सवाल यह है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की आवश्यकता क्यों है, यह किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है? तो तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, मुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। मुक्त का मतलब फ्री, उद्यम का मतलब संगठन कह लीजिए या एंटरप्राइज कह लीजिए, यानी सभी लोग आपस में मिलजुल कर फ्रीली तरीके से, मुक्त रूप से अपना व्यापार कर सकें। दूसरा, बाजार को विकृतियों से बचाने के लिए, यानी बाजार के अंदर कोई संगठन, कोई कंपनी किसी भी प्रकार की ऐसी नकारात्मक प्रतिस्पर्धा पैदा ना करे, तो उनसे बचाने के लिए। तीसरा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। घरेलू उद्योग का मतलब भारत के क्षेत्र में, भारत की टेरिटरी में जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 1991 के बाद जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई थी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के दौर में, जब अन्य देशों की कंपनियां, निजी क्षेत्र भारत की टेरिटरी में आए व्यापार करने के लिए, और उससे भारत के घरेलू उद्योगों को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि बाहर की कंपनियां क्या करती हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना सस्ता कर देती हैं कि जो भारत के घरेलू उद्योग होते हैं वो बंद होने की कगार पर आ जाते हैं। चाइना ऐसा ही करता है। चाइना का माल हमारे यहां सबसे ज्यादा उपभोग किया जाता है, और चाइना का माल सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाइना का एक मोबाइल फोन लीजिए MI, आपको कम कीमत में अधिक सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर आपको इंडियन प्रोडक्ट लेते हैं, इंडियन मोबाइल, तो आपको बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी और उतनी सुविधाएं भी नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे भारत के जो घरेलू उद्योग होते हैं वो बंद होने की कगार पर चले जाते हैं। तो याद रखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की आवश्यकता क्यों है या इसका उद्देश्य क्या है? पहला, मुक्त उद्यम को बढ़ावा देना। दूसरा, बाजार की विकृतियों से बचाना। और तीसरा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। ये तीन उद्देश्य हमारे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। अब हम बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस प्रकार का संगठन है। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सरकार का एक अर्धन्यायिक और सांविधिक निकाय है। अर्धन्यायिक निकाय, ये बार बार हमारे सामने आया। अर्धन्यायिक, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वासी जुडिशियल। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा संगठन या ऐसा आयोग जिसके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत पावर होती हैं, उन्हें अर्धन्यायिक निकाय कहा जाता है। सांविधिक निकाय यानी स्टैच्यूटरी बॉडीज, यानी जिनका गठन किसी कानून के माध्यम से किया जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? सांविधिक निकाय। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन एक अधिनियम के माध्यम से हुआ जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कहा जाता है। हालांकि इस अधिनियम में 2007 में फिर संशोधन हुआ, लेकिन याद रखिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के माध्यम से हुआ। अभी प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसकी सिफारिश पर आया, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, प्रतिस्पर्धा आयोग भारत का प्रतिस्पर्धा विनियामक है, यानी भारत के अंदर
जो प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, उस पर नियंत्रण करने का काम, रेगुलेट करने का काम कौन करता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग करता है। जैसे टेलीकॉम गतिविधियों का विनियामक कौन होता है? ट्राई होता है। उसी प्रकार कंपनियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा होती है उनका रेगुलेटर कौन होता है? कंपटीशन रेगुलेटर कौन होता है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 को हो गया था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिस्पर्धा आयोग कार्यात्मक फंक्शनल कब हुआ, तो याद रखिए मई 2009। देखिए, सबसे पहले प्रतिस्पर्धा आयोग या प्रतिस्पर्धा अधिनियम कब का है? 2002 का है। गठन कब हुआ? 2003 में हुआ। फंक्शनल कब हुआ? 2009 में हुआ। हालांकि 2007 में संशोधन हो गया था, लेकिन हम उसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 ही कहते हैं। तो इसका गठन कब हुआ? 14 अक्टूबर 2003। और ये कार्यात्मक कब हुआ, फंक्शनल कब हुआ? तो याद रखिए मई 2009, जब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहले अध्यक्ष, नाम याद रखिएगा इसका, धनेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया। तो गठन 14 अक्टूबर 2003 और कार्यात्मक मई 2009, धनेंद्र कुमार। अब हम आगे चलते हैं कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम या प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ। यह आपके प्री के लिए आपको याद रखना है, राघवन समिति। ऐसा नहीं है कि 1991 से पहले भारत में कंपनियों के बीच में कोई नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। उस समय कानून हुआ करता था एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, आसान भाषा में याद रखिए MRTP एक्ट 1969। और ये भारत में प्रतिस्पर्धा एकाधिकार जैसी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने का काम करता था। लेकिन आगे चलकर 1991 में जब हमने भारतीय आर्थिक नीति लागू की, नई आर्थिक नीति लागू की, नए आर्थिक सुधार किए, तब एक कमेटी का गठन हुआ, राघवन समिति। और राघवन समिति ने कहा कि देश की जरूरतों के अनुसार, नई आर्थिक नीति के अनुसार अब MRTP एक्ट उतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा। इसको हटाकर हम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाए और राघवन समिति की सिफारिश पर हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस अधिनियम के तहत गठित हुआ? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। अब इसकी संरचना कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। संरचना का मतलब स्ट्रक्चर। इस आयोग में, इस अधिनियम में यह कहा गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा, मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 6 मेंबर होंगे। यानी आयोग में एक अध्यक्ष होगा, सदस्य संख्या कितनी होगी? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6। नियुक्ति किसके द्वारा होगी? केंद्र सरकार के द्वारा। अब दूसरी बात, एक सवाल का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। मैंने हालांकि एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को बताया था कि कौन सा आयोग का नोडल मंत्रालय कौन सा है, लेकिन उसके अंदर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नहीं था। तो इसका नोडल मंत्रालय आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी चीज, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलकर बनता है, क्योंकि कम से कम कितने होंगे? 2, ज्यादा से ज्यादा 6। और वर्तमान में कितने हैं? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। और ये सभी पूर्णकालिक होते हैं। पूर्णकालिक का मतलब एक निर्धारित अवधि तक अपने पद पर रहते हैं। ये देखिए, अब ये तो आप लोगों ने जान लिया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। लेकिन केंद्र सरकार अपनी इच्छा से नहीं करती। केंद्र सरकार एक सिलेक्शन कमेटी बनाती है, एक चयन समिति बनाती है। उस चयन समिति की ही सिफारिश पर केंद्र सरकार उनकी नियुक्ति करती है। अभी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? चेयरपर्सन कौन होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति, ये होंगे चेयरपर्सन। दूसरा, मेंबर कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसका एक सेक्रेटरी जो होगा वो इसका मेंबर होगा। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसका सेक्रेटरी इसका मेंबर होगा। इसके अलावा कोई 2
एक्सपर्ट होंगे जो कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार, फाइनेंस, लेखा जोखा इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये आपको प्री के लिए याद रखना है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार उसके लिए एक चयन समिति का गठन करती है जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी 5 सदस्य होते हैं। चेयरमैन कौन होगा? मुख्य न्यायाधीश या नामित व्यक्ति। उसके अलावा 4 सदस्य होंगे, 2 मिनिस्ट्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स और लॉ एंड जस्टिस के सेक्रेटरी होंगे और 2 एक्सपर्ट। अब हम आगे आते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता हैं। 2 सदस्य हैं, डॉक्टर संगीता वर्मा और भगवंत सिंह बिश्नोई। ये वर्तमान की संरचना है। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें, ये तो हो गया कि केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, इतने मेंबर्स होते हैं, इतना एक अध्यक्ष होता है, ये सिलेक्शन कमेटी होती है। लेकिन किनको नियुक्त किया जाएगा, उनकी योग्यता क्या होगी? तो 3 योग्यताएं, 3 में से कोई भी योग्यता पूरी करता हो। या तो वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, या फिर वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। या तो वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। अब हाई कोर्ट का जज बनने की क्या योग्यता है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मैं जान सकूं कि आप जानते हैं या नहीं। तीसरी योग्यता कि उसके पास अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, कारोबार, वाणिज्य, विधि, वित्त, लेखाकार, प्रबंध, उद्योग या फिर किसी भी प्रतिस्पर्धा से संबंधित विषयों का कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो। ये 15 वर्ष की चीज आपको याद रखनी है कि कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो तो वो प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है। तो 3 योग्यताएं हैं। 3 में से इन योग्यताओं के आधार पर सिलेक्शन कमेटी चयन करती है और बाद में केंद्र सरकार उसकी नियुक्ति करती है। अगर हम कार्यकाल की बात करें, अध्यक्ष हो या सदस्य, सबका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। या तो 5 वर्ष हो जाए पहले या फिर 65 वर्ष की आयु हो जाए। और वो पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, ये आपको याद रखना है कि वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे। वो दोबारा उसी आयोग में अध्यक्ष व सदस्य बन सकते हैं। त्यागपत्र या हटाया जाना, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटाता है, ये अपना रेजिग्नेशन किसे देते हैं, तो याद रखिए केंद्र सरकार को देते हैं। केंद्र सरकार का वह मंत्रालय जो उसका नोडल मंत्रालय है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार को देते हैं। अब हटाया कैसे जाता है, देखिए 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला लिखा है दिवालिया, शारीरिक व मानसिक रूप से असमर्थ, नैतिक अपराध का दोषी। इन 3 मामलों में केंद्र सरकार सीधे हटा सकती है। लेकिन जो दूसरा मामला है ये वाला कि अपने पद का दुरुपयोग किया हो, किसी वित्तीय हित से जुड़ा हो, तब ऐसे मामले में उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। यानी पहले मामले में उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें उचित सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। कौन से 2 मामले? या तो किसी लोकहित के विरुद्ध कार्य किया हो या फिर किसी फाइनेंशियल इंटरेस्ट से जुड़ा। अब आते हैं मुख्य बात पर। यह सवाल आपके एग्जाम के लिए सबसे रेलेवेंट हो सकता है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका, कार्य या उसकी उपयोगिता बताएं। तो पहला कार्य है कि प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना और समाप्त करना। देखिए भारत में हम कोशिश करते हैं कि एक निष्पक्ष व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन अगर कोई भी कंपनी किसी अन्य कंपनी को टेक ओवर करती है, मर्ज करती है ताकि दूसरी कंपनियों को बाहर कर सके या ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सके, तो ऐसे हर प्रकार के व्यवहारों को रोकना या समाप्त करना। बाजार में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करना, एनरिचमेंट करना, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जरूरी है। अगर प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो हर कोई अपने हिसाब से काम करेगा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में कोचिंग संस्थान आप जानते हैं कि एक व्यवसाय के रूप में कार्य करते हैं। हर कोचिंग संस्थान ये चाहता है कि ज्यादा बच्चे उसके इंस्टीट्यूशन के अंदर आए और एडमिशन लें। लेकिन जब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है कि हर कोई चाहता है कि वो बच्चों को अपने कोचिंग संस्थान में शामिल करे, तो फीस को कम करना पड़ता है। और फीस को कम करने का मतलब है कि फाइनली बच्चों को लाभ होगा। तो बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। दूसरा, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि कोई ऐसी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि जिसके अंदर
ये कोशिश की जा रही है कि बस मैं ही बचूं, बाकी सभी संगठन या बाकी सभी कोचिंग संस्थान गायब हो जाए मार्केट से, और बाद में मैं एक एकाधिकार स्थापित कर कर सभी अपने मनमानी कीमतों पर बच्चों से फीस वसूल, इस प्रकार के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। चौथा, अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यानी जितने भी मार्केट के अंदर कंपनियां हैं, संगठन हैं, उनकी व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जैसे जब रिलायंस जियो ने अपनी सेवाओं को लॉन्च किया था तो आइडिया, वोडाफोन ये सभी घबरा गए थे। उनको लगा था कि हमारी व्यापार की स्वतंत्रता को क्या होगा। तब ये निर्धारित किया गया था कि प्रतिस्पर्धा जो हो रही है वो एक निश्चित पैमाने के तहत की जा रही है, आपकी व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा संस्कृति की स्थापना करना। प्रतिस्पर्धा बहुत जरूरी है। अगर वर्तमान में अगर आप खुद भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, प्रतिस्पर्धा अपने आप से, प्रतिस्पर्धा दूसरे विद्यार्थियों से, तभी आप एक बेहतर तरीके से तैयारी कर पाते हैं। तो एक प्रतिस्पर्धा संस्कृति की स्थापना करना। छठा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी हितधारकों के बीच में प्रतिस्पर्धा के लाभों के बारे में जानकारी का प्रयास करना। अब सभी हितधारक कौन है? देखिए, सरकार है, संगठन है और उपभोक्ता है। सरकार, अगर अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी संगठन को फायदा होगा, अच्छी प्रतिस्पर्धा होगी तो उपभोक्ताओं को फायदा होगा। तो उनको लाभों की जानकारी देना। इसके साथ साथ सातवां कार्य है देश में निष्पक्ष व स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना, क्योंकि अगर देश में स्वस्थ और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी का मतलब उपभोक्ताओं के हितों को फायदा, संगठन को फायदा, सरकार को फायदा, और उसी के माध्यम से हम एक निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही भारत के आर्थिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, इस आयोग का एक मुख्य उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा संबंधी मामलों में जागरूकता फैलाना, यानी लोगों को, संगठनों को इस बात के लिए अवेयर करना कि किस प्रकार से कार्य किया जाता है। तो ये काम भी इस संगठन का होता है। प्रत्येक संगठन, चाहे वो महिला आयोग हो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, मानवाधिकार आयोग हो, प्रतिस्पर्धा आयोग हो, उसका एक मुख्य कार्य होता है कि वो अपने उपभोक्ताओं, अपने भारत के नागरिकों को जागरूकता देने का काम करे। याद रखिए, हमारे यहाँ प्रतिस्पर्धा आयोग को बिल्कुल सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत पावर्स होती हैं। अगर आपसे शक्तियां पूछी जाएं तो उन शक्तियों का उल्लेख आपको करना है। हालांकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम बहुत बड़ा अधिनियम है, मैं आपको वो अधिनियम के सभी प्रावधान नहीं बता रहा हूं कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत एक नेशनल कंपनी लॉ अथॉरिटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई, वो दंड देने का काम करता है। तो इन चीजों को जानना जरूरी नहीं है। मुख्य परीक्षा में जितना मैंने आपको पढ़ाया उससे आपका सवाल बन जाएगा। थैंक यू। स्टे